हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आई हूँ फ्रॉम आर के राजपूत। तो आर के राजपूत में स्विच गियर एंड प्रोडक्शन जो चैप्टर है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, स्पेशली आज सर्किट ब्रेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सर्किट जो स्विच गियर एंड प्रोडक्शन है उसके मेनली दो पार्ट हैं, सर्किट ब्रेकर और रिले। देखिए, रिले क्या करता है, रिले फॉल्ट, जब भी हमारी जो लाइन है पावर सिस्टम में उसमें फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है रिले। और जब वो उस फॉल्ट को सेंस कर लेता है तो सर्किट ब्रेकर का काम रहता है कि वो क्या कर दे, उस सिग्नल को ले ले और उसके बाद सर्किट को क्या कर देता है, ये ओपन कर देता है। जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा, सर्किट ब्रेकर जो क्या कर दे, सर्किट को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो सिर्फ रिले का काम होता है फॉल्ट को सेंस करना, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, जो भी सर्किट जहां पे भी है या जो लाइन है वहां पे क्या कर देगा, उसको ऑन ऑफ कंडीशन में लाएगा। अब देखिए, सर्किट ब्रेकर ओपन कब होगा, सर्किट ब्रेकर तब ओपन होगा जब क्या होगी, अनबैलेंस सिचुएशन होगी या अनबैलेंस कंडीशन होगी। नॉर्मल कंडीशन में अगर जो पावर लाइन है वो नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ऑफ रहेगा। ठीक, तो अब देखिए, सर्किट ब्रेकर कब यूज होता है, फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर यूज होता है। दूसरा ये क्वेश्चन इस पे बनता है कि सर्किट ब्रेकर जो लाइन से है कैसे कनेक्ट रहता है, तो सर्किट ब्रेकर लाइन से सीरीज में कनेक्ट रहता है। ठीक, फॉल्ट आने पर सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, ओपन हो जाएगा, और वैसे क्या रहेगा, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, ओपन या ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, अब देखिए, आर्क कब प्रोड्यूस होता है, आर्क किसको कह रहे हैं, दो तरीके की चीजें हैं, करंट और आर्क। करंट आप सभी को पता होगा, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब, जब किसी मीडियम की बात हो रही हो, या किसी मीडियम के थ्रू, या किसी कंडक्टर, जैसे स्पेशली मैं कहना चाहूँ कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो आप उसको करंट कहेंगे। लेकिन आर्क का मतलब क्या है, अगर वहां पे कोई कंडक्टर ना हो और बीच में इस तरीके का मीडियम, जैसे एयर। ठीक है, एयर के केस में क्या कहेंगे आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आर्क। तो आर्क आप सभी को पता होगा, आर्क के केस में क्या होता है, स्पार्किंग होती है। और ये जो स्पार्किंग होती है ये कब प्रोड्यूस होती है, मेन बात है, स्पार्किंग तब प्रोड्यूस होती है जब सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ओपन हो जाता है। सर्किट ब्रेकर अपना काम करना शुरू कर देता है और अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि अभी तक तो वहां पे करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन अब जो कॉन्टेक्ट से हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो अब वहां पे फ्लो ऑफ करंट तो रहेगा, लेकिन ओपन कॉन्टेक्ट्स के बीच में क्या होगी, एयर होगी, तो एयर में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। अब आर्क के भी तीन इसमें प्रोसीजर, आर्क 3 स्टेप में यहाँ पे देखो क्या होता है आर्क के साथ। पहला है आर्क इनिशिएशन। ठीक है, पहले आर्क इनिशिएट होगा। दूसरा क्या है, आर्क इंटरप्शन, मतलब आर्क को हम क्या करेंगे, आर्क को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट किया जाता है। ठीक है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। थर्ड पार्ट है आर्क रीस्ट्राइकिंग। तो एक बार हमने इंटरप्ट तो करवा दिया किसी टेक्निक के थ्रू, लेकिन वो फिर से आर्क फिर से क्या हो जाता है, दोबारा से रीस्ट्राइक करता है। तो देखिए, 3 तरीके की चीजें आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, टू द पॉइंट आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में बता रही हूँ। ठीक, इनिशिएशन, इंटरप्शन एंड रीस्ट्राइकिंग। रीस्ट्राइकिंग के केस में जो आर्क रीस्ट्राइक होता है वो किस वजह से होता है, ये मेनली होता है L एंड C, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हर किसी लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रहता है, या कोई भी डिवाइस हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्क दोबारा से रीस्ट्राइक होगा, इनके ऑसिलेटिंग नेचर की वजह से। ठीक, अब मेथड ऑफ आर्क इंटरप्शन, आप सभी को पता होगा, इसके 2 मेथड होते हैं, हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस मेथड। हाई रेजिस्टेंस मेथड हम किसमें यूज करते हैं, डीसी में, और लो रेजिस्टेंस एसी में। डीसी के
अब हाई रेजिस्टेंस के भी 3 मेथड्स होते हैं, लेंथनिंग, आर्क स्प्लिटिंग एंड फोर्स ब्लास्टिंग। ठीक है, फोर्स ब्लास्टिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज के थ्रू क्या करते हैं, आर्क को इंटरप्ट किया जाता है, किसी थर्ड, किसी भी बाहर के किसी भी टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, आर्क को इंटरप्ट किया जाता है। ठीक, ये तो इसकी 3 मेथड्स है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। आर्क रीस्ट्राइक होती है तो उस टाइम पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना रहता है कॉन्टेक्ट में, VR इक्वल टू VM 1 माइनस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो VR इक्वल टू VM ब्रैकेट 1 माइनस कॉस T अपॉन अंडर LC, तो ये किलो वोल्टेज की यूनिट होती है। अब यहाँ पे देखिए VM क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है, VR यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, और T यहाँ पे टाइम है, रीस्ट्राइकिंग टाइम, और यहाँ पे L और C आप लोगों को पता ही होगा, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब बात आती है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा। जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करते हैं तो उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस L एंड C इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है, कम होता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला वैल्यू जो T अपॉन रूट LC है, अगर ये वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये जो कंप्लीट है T अपॉन अंडर LC, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर कम होने से। लेकिन इसका कॉस ऑफ T अपॉन अंडर LC, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस के केस में जब भी एंगल बढ़ता है तो कॉस क्या करता है, इसकी वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ कम होती है, आप सभी को पता होगा। साइन के केस में क्या होता है, एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, साइन के एंगल्स की वैल्यू बढ़ गई है तो जो कंप्लीट साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन कॉस के केस में एंगल बढ़ने के साथ इसकी वैल्यू कम होगी। अब जब ये कंप्लीट वैल्यू कम हो जाएगी तो 1 माइनस, वो 1 के साथ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 के पास से 1 से एक नेग्लेक्टेड वैल्यू माइनस हो रही है। आप इस तरीके से समझिए, 1 से कुछ पॉइंट्स में कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये चीज बढ़ेगी। अब ये VM के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, सीधे कहने का मतलब ये है कि L और C इन दोनों का प्रोडक्ट कम होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ती है। तो यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस केस में बढ़ती है, जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, L और C दोनों का जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कम होती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद मेन इसमें फॉर्मूला आ जाता है RRRV, RRRV, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ राइजिंग ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइजिंग ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला क्या है, RRRV क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं इसको T के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो इसकी वैल्यू आती है VM अपॉन अंडर LC साइन T अपॉन रूट LC। जो ऊपर आप रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज देख रहे हैं इसी का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि एवरेज RRV निकालिए, तो एवरेज RRV की वैल्यू जाती है 2VM अपॉन पाई रूट LC। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसमें 2VM अपॉन पाई रूट LC। ठीक है, इसके बाद बात आती है करंट चॉपिंग की। करंट चॉपिंग का मतलब क्या होता है, करंट का जस्ट करंट 0 होने को थी। देखिए, करंट चॉपिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से करंट क्या हो रही है, इंटरप्ट हुई, और ये यहाँ पे जस्ट 0 होने को है। जब करंट जस्ट 0 होने को है तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्शन होगा। अगर इस तरीके से इंटरप्शन हो रहा है करंट में तो उसे क्या बोलते हैं, करंट चॉपिंग बोलते हैं। लेकिन बिफोर क्या हो, ये करंट 0 होने को हो उस टाइम पे। तो देखिए, करंट चॉपिंग के केस में एक फॉर्मूला आता है प्रोस्पेक्टिव करंट का। प्रोस्पेक्टिव करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V रूट C अपॉन L। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आता है आपको इस पर डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो, हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल रख के क्या करते हैं, ये प्रोस्पेक्टिव करंट का फॉर्मूला निकालते हैं। ऐसे आप V का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I रूट L अपॉन C। ठीक है, इसके बाद करंट चॉपिंग को अवॉइड कैसे किया जाएगा, करंट चॉपिंग पहले जरूरी क्यों है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। करंट चॉपिंग की वजह से क्या होता है,
ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है लाइंस में, जिसे हम स्विचिंग ओवर वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, अब करंट चॉपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या यूज होता है? रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज होती है। क्या यूज होती है? रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो अब ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? R इक्वल टू 0.5 रूट L अपॉन C। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्रेकिंग एंड मेकिंग कैपेसिटी। तो ये इन दोनों में फॉर्मूला काफी, इन दोनों में रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी में मेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू 2.55 मल्टीप्लाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी इक्वल टू 2.55 मल्टीप्लाई ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से जो जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने कर लिए हैं, और मेन जो पॉइंट्स थे खाली मैंने सर्किट ब्रेकर के आपको बताए हैं, रिले के नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज इज टू। फ्यूज का मेन काम क्या होता है? फ्यूज आप देखते होंगे बाहर मेंस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फ्यूज कहाँ पे कनेक्ट रहता है? स्टार्टिंग में लाइन में कनेक्ट रहता है, जिससे क्या रहे हमारे जो एपरेटर्स है अंदर वो हाई करंट के केस में क्या रहे? सेफ रहे। ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूज वायर हाई करंट के केस में क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, और अगर वहां पे वो मेल्ट हो गई तो सर्किट क्या हो जाएगा? एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और अंदर जितने भी डोमेस्टिक यूज में आपने एपरेटर्स आप यूज कर रहे हो वो सेफ रहेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का डी वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑन विच ऑफ फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड। रूटीन टेस्ट कौन कौन से कंडक्ट होते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर में होते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इन सभी में रूटीन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ अबव, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। SF6 गैस की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है SF6 गैस। तो SF6 गैस कैसी होती है? इज येलो इन कलर। SF6 गैस क्या होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, लाइट इन देन एयर होती है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होती है। लेकिन अगर SF6 में क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए, कुछ ऐसे सर्किट ब्रेकर में कुछ फॉल्ट आ जाए SF6, तो इसमें क्या होगा? एक पंजेंट स्मेल आती है। स्मॉल नहीं है, स्मेल है, इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, तो एक क्या आती है? पंजेंट स्मेल आती है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द आर्किंग कॉन्टेक्ट इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। आर्किंग कॉन्टेक्ट्स सर्किट ब्रेकर के किससे बने होते हैं? कॉपर, टंगस्टन अलॉय, पोर्सिलीन, इलेक्ट्रोलाइटिक, कॉपर, एल्यूमिनियम अलॉय। तो आर्किंग कॉन्टेक्ट्स किसी भी सर्किट ब्रेकर के किससे बने होते हैं? कॉपर, टंगस्टन अलॉय से बने होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एयर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सा मीडियम यूज होगा आर्क एक्सटिंक्ट करने के लिए? वाटर नहीं होगा, ऑयल नहीं होगा, SF6 नहीं होगा, एयर ही होगा। तो इनके नाम में ही छिपा होता है इसका आंसर कि कौन सा जो मीडियम है आर्क एक्सटिंक्शन के लिए यूज होगा। विद विच ऑफ फॉलोइंग अ सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड फॉर रिमोट ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशन के लिए सर्किट ब्रेकर किससे इक्विप्ड होना चाहिए? नंबर फर्स्ट है इनवर्स टाइम ट्रिप, सेकेंड है टाइम डिले ट्रिप, थर्ड है शंट ट्रिप, फोर्थ है नन ऑफ अबव, ई है ऑल ऑफ अबव। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट है, शंट ट्रिप। तो रिमोट ऑपरेशन के लिए शंट ट्रिप से क्या होना चाहिए? इक्विप्ड होना चाहिए सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। फॉल्ट डाइवर्टर्स आर बेसिकली, फॉल्ट डाइवर्टर्स आर बेसिकली फ्यूजेस, रिलेज, फास्ट स्विचेस, सर्किट ब्रेकर। तो फॉल्ट डाइवर्टर्स क्या होते हैं? फास्ट स्विच होते हैं। आप इन्हें फ्यूज नहीं कह सकते हो, रिले नहीं कह सकते और सर्किट ब्रेकर नहीं कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अ थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच क्या कर सकता है? किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? किस चीज में यूज होता है? ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज। तो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके लिए यूज होता है? ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्क इन अ सर्किट बिहेव एज। आर्क इन अ सर्किट बिहेव एज
तो इसके बहुत सारे इसमें ऑप्शंस गिवन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क, और डी वाला ऑप्शन है और रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क। तो इसके केस में जो डी वाला ऑप्शन है ये राइट है। आर्क इन अ सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग विद वोल्टेज राइज अक्रॉस द आर्क। एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है आर्क, ठीक है, जो डिक्रीज होता है वोल्टेज की राइज। क्वेश्चन नंबर 10 है थर्मल सर्किट ब्रेकर्स हैज, थर्मल सर्किट ब्रेकर्स हैज, तो इसके 4 ऑप्शन गिवन है। डिलेड ट्रिप एक्शन, इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो सर्किट ब्रेकर, थर्मल सर्किट ब्रेकर जो होता है ये कैसा सर्किट ब्रेकर, इसका एक्शन क्या रहता है, डिलेड ट्रिप एक्शन रहता है। इसका इंस्टेंट ट्रिप एक्शन नहीं रहता है, इसका डिलेड ट्रिप एक्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिलेज कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन, रिलेज कैन बी डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। देखिए क्या क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं इसके डिजाइन के लिए। देखिए पहला है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, सेकंड है वोल्टेज एंड करंट, थर्ड है लाइट इंटेंसिटी, फोर्थ है टेम्परेचर, ई है ऑल अबव। तो रेजिस्टेंस कैन बी डिजाइन फॉर ऑल अबव। इन सभी चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस क्या, सॉरी रिले क्या रहता है, डिजाइन रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओवरलोड रिले आर ऑफ डैश टाइप। तो ओवरलोड रिले क्या होती है, फर्स्ट इंडक्शन टाइप, सेकंड सॉलिड स्टेट, थर्ड थर्मल, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ई ऑल अबव। तो ओवरलोड रिले आर, ये इन सभी टाइप की रिलेज होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी हम स्विच यूज करते हैं, यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन स्विच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है थर्मल ओवरलोड रिलेज आर यूज टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ड्यू टू, फिर से वही है थर्मल ओवरलोड रिलेज किसके लिए यूज होती है किसी भी मोटर में, शॉर्ट सर्किट, हैवी लोड्स, ग्राउंड्स, ऑल ऑफ अबव। तो हैवी लोड्स की वजह से क्या होता है, हैवी लोड की वजह से ओवर करंट होगी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्मल ओवरलोड रिले यूज करेंगे। किसी भी मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मल ओवरलोड रिलेज, ठीक है। जैसे इसके नाम में ही छिपा है ओवरलोड रिलेज, तो ये किस केस में यूज होगा, जब मोटर पे क्या होगा, ओवरलोड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर हैज डैश ट्रिप एक्शन। तो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का एक्शन कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, तो हैज इंस्टेंटेनियस ट्रिप एक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डीसी शंट रिलेज आर मेड ऑफ। तो डीसी शंट रिले कैसी बनी होती हैं, मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। इसमें क्या होते हैं, डीसी शंट रिले में क्या होते हैं, मैनी टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।